नमस्ते एवरीवन। आज पढ़ेंगे अपन कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या जीवद्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन। तो बात करें अपन कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य कला या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कोशिका झिल्ली जो होगी वो पादप कोशिका व जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ये जीवद्रव्य को घेरे हुए होती है, इसलिए इसे जीवद्रव्य कला कहते हैं। क्रेमर व नगेली ने कोशिका झिल्ली नाम दिया। क्लोवो ने कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा कहा। पेपर्स ने प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है या कोशिका झिल्ली होती है, ये चयनात्मक अर्धपारगम्य होती है। ये पदार्थों का चयन करती है और अधिक अणुभार वाले पदार्थों को रोक देती है, इसलिए इसे चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली को सर्वप्रथम आरबीसी में देखा और इस आरबीसी में जो कोशिका झिल्ली देखा तो उसमें जो संगठन था कोशिका झिल्ली का, उसमें 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और 8% अन्य शर्कराएं प्रेजेंट थी। तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली को आरबीसी में देखा था। तो कोशिका झिल्ली को समझने के लिए अनेक सिद्धांतों या मॉडल्स को देखेंगे, उनके द्वारा कोशिका झिल्ली को किस प्रकार बताया। तो देखते अपन सिद्धांत या मॉडल्स। तो देखते अपन कोशिका झिल्ली को किन मॉडल्स के द्वारा समझाया गया। ओवरटन का मॉडल, दूसरा जो मॉडल था ग्रेंडल एंड गॉर्डन का सिद्धांत, तीसरा हाफमैन और हेनरी का सिद्धांत। इसके बाद और भी सिद्धांत है जैसे कि डेनियल और डेविसन का सैंडविच मॉडल, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सिंगर और निकोलसन का द्रव प्रोजेक्ट मॉडल। तो इन सिद्धांतों की अपन बात करेंगे। तो वन बाय वन समझते हैं अपन। फर्स्ट ओवरटन का मॉडल। इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना वर्षा की एक परत से बनी होती है, इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया और इसलिए इसको अमान्य कर दिया। ये ओवरटन का मॉडल एक अमान्य सिद्धांत है। ग्रेंडल और एंड गॉर्डन का सिद्धांत, इसमें बोल दिया कि एक परत नहीं होगी, वसा की 2 परत होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में वसा की 2 परतें पाई जाएंगी, द्विस्तरीय परत पाई जाती है वसा की। तो इस सिद्धांत को भी अमान्य कर दिया, इसको भी अमान्य कर दिया। तीसरा जो सिद्धांत था वो हाफमैन और हेनरी का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन व फोस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। जो लिपिड होती है वो फोस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है, यानी लिपिड और प्रोटीन की लेयर से मिलकर कोशिका झिल्ली की संरचना बनी हुई होती है। जो फोस्फोलिपिड होगी उसमें जो गोलसिरा होगा वो प्रोटीन लेयर की या प्रोटीन की परत की ओर होता है। नुकीला जो सिरा होगा वो केंद्र की ओर पाया जाता है। हाफमैन और हेनरी का सिद्धांत, इस सिद्धांत को भी अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद देखिए डेनियल व डेविसन का सैंडविच मॉडल। इन्होंने जो बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो सैंडविच के समान होती है। इसमें ऊपर और नीचे की ओर प्रोटीन होगा और बीच में वसा की एक मोटी परत पाई जाती है।
इसमें वसा का जो जल स्नेही भाग होगा वो प्रोटीन की ओर होगा, जो जल बीरू भाग होगा, जल विरोधी भाग होगा, वो केंद्र की ओर होता है। सैंडविच मॉडल में बताया, इसको भी अमान्य कर दिया। रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। डेनेली और डॉसन सिद्धांत का समर्थन किया कि कोशिका झिल्ली की संरचना ऐसी ही होती है, और उन्होंने बोल दिया कि जो कोशिकाएं होंगी ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हर्ट, लवक, लाइसोसोम, इन सभी की कोशिका जो झिल्ली होती है वो झिल्ली कोशिका झिल्ली के समान होती है। इसलिए इस सिद्धांत को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोलते हैं, यानी इकाई मतलब एक जैसी होना, कोशिकाओं की संरचना और कोशिका झिल्ली की संरचना, इनकी जो झिल्लियां होगी उनमें समानता देखने को मिलती है। लास्ट जो सिद्धांत था सेंगर और निकोलसन का द्रव मोजेक मॉडल, ये सिद्धांत ही मान्य था। देखेंगे अपन डेनियल व डेविसन का सैंडविच मॉडल। इन्होंने इस मॉडल में बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह सैंडविच के समान होती है, यानी कि जो आउटर, इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, आउटर प्रोटीन व इनर प्रोटीन, और बीच में लिपिड की परत पाई जाएगी, द्विस्तरीय परतों की। इस प्रकार ये 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है कोशिका झिल्ली, आउटर प्रोटीन, लिपिड लेयर और इनर प्रोटीन। इसलिए इस सिद्धांत को डेनियल और डेविसन का सैंडविच मॉडल को त्रिस्तरीय मॉडल भी कहते हैं। जो आउटर प्रोटीन होती है इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम, इसकी मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम, और जो लिपिड लेयर होगी उसकी मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जो टोटल मोटाई होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई पाई जाती है कोशिका झिल्ली की डेनियल और डेविसन के मॉडल के अनुसार। इसके बाद देखेंगे अपन रॉबर्टसन का इकाई झिल्ली मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल के अनुसार भी कोशिका झिल्ली की जो मोटाई वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। जो आउटर प्रोटीन व इनर प्रोटीन उनकी जो मोटाई होगी 20-20 एंगस्ट्रॉम, बीच में वसा की द्विपरत पाई जाएगी, उसमें उसकी जो मोटाई वो 35 एंगस्ट्रॉम, टोटल मिला के 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई होती है। इसने बोला कि जो कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिकाओं को जैसे कि कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, तो इन सब की जो झिल्ली होगी उसके समान ही कोशिका झिल्ली होती है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। अगला मॉडल देखेंगे अपन, ये अगला सिद्धांत जो सर्वमान्य सिद्धांत था सिंगर व निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सिंगर व निकोलसन ने द्रव मोजेक मॉडल दिया। ये इस झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो वसा होती है उसको समुद्र के समतुल्य माना गया है, और जो प्रोटीन होगा उसे हिमखंड या बर्फ के समान माना गया है। तो जिस प्रकार समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैरते हैं उसी प्रकार वसा में प्रोटीन के अणु तैरते हुए रहते हैं। जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन वसा में दशमीय होगी, जबकि जो बाह्य प्रोटीन होगी वो परिधीय भागों में होगी। परिधीय भागों में होने की वजह से इसे आसानी से पृथक भी किया जा सकता है। तो बाह्य जो प्रोटीन होगी ये कुल प्रोटीन का 30% भाग होती है बाह्य प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन कुल प्रोटीन का 40 से 60% भाग बनाती है, और इस बाह्य प्रोटीन पर शर्करा प्रेजेंट होती है, जबकि आंतरिक प्रोटीन पर शर्करा एब्सेंट होती है। इस प्रकार जो कोशिका झिल्ली की संरचना होती है वह वसा व प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। वसा होगी एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, उस तापमान को संक्रमण ताप कहते हैं। इसी वसा के अंदर प्रोटीन के अणु तैरते हुए रहते हैं और ये पार्श्व की गति दर्शाते हैं। सिंगर और निकोलसन ने द्रव मोजेक मॉडल के अनुसार
कोशिका झिल्ली को समझाया कि इस प्रकार कोशिका झिल्ली की संरचना पाई जाती है। देखते हैं पर कोशिका झिल्ली के कार्य। फर्स्ट कार्य की बात करें तो निश्चित आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका झिल्ली बाहर की ओर पाई जाती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, जो कोशिका झिल्ली को सुरक्षा व निश्चित आकृति प्रदान करती है। दूसरा अंतःकंकाल के रूप में कोशिका झिल्ली जो होगी वो कोशिका को अंतःकंकाल के रूप में एक तरह से निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है और अंतःकंकाल का निर्माण भी करती है। तीसरा पदार्थों के परिवहन में कोशिका झिल्ली जो होती है पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। पदार्थों का परिवहन दो प्रकार से होगा, निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन। निष्क्रिय जो परिवहन होता है इसमें एटीपी का उपयोग नहीं होता है, तो ये परिवहन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। सक्रिय परिवहन में एटीपी यूज होती है। इसमें जो पदार्थों का परिवहन होगा वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। इसमें पदार्थों का परिवहन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, इसमें जो परिवहन होगा उसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, इसलिए इसमें ऊर्जा काम में आती है। अगला कार्य में पदार्थों को ग्रहण करने या एंडोसाइटोसिस। एक कोशिका द्वारा पदार्थों को ग्रहण करना एंडोसाइटोसिस कहलाता है और अपचित पदार्थों को बाहर निकालना एक्टोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस की क्रिया दो प्रकार से होगी, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब होगा तरल भोजन को ग्रहण करना, पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ठोस भोजन को ग्रहण करना, ठोस भोजन को ग्रहण करना। फेगोसाइटोसिस तरल भोजन को ग्रहण करना, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। हेक्सोसाइटोसिस अपचित भोज्य पदार्थों को बाहर निकालना कोशिका से, हेक्सोसाइटोसिस कहलाता है। इसके बाद देखेंगे अपन प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। देखते हैं अपन कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण या प्लाज्मा झिल्ली की विशिष्ट संरचना है। तो प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण में सबसे पहले देखेंगे अपन सूक्ष्माणु या माइक्रोविलाई। जो कोशिका होगी इस कोशिका के स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्माणु या माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं के मध्य का संबंध डेस्मोसोम। जब दोनों कोशिकाओं का योगदान होता है तो इसे डेस्मोसोम, जब एक ही कोशिका का योगदान हो संबंध बनाने में तो इसे हेमिडेस्मोसोम कहते हैं। और इसमें डेस्मोसोम के ऊपर पतले पतले तंतुरूपी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसे टोनोफाइब्रिल्स कहते हैं। और इन कोशिकाओं की संपर्क सतह के मध्य अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। उन अंगुलीनुमा प्रवर्ध को इंटरडिजिटेशन कहते हैं। स्वतंत्र सतह पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा प्रवर्ध को सूक्ष्माणुपुर और संपर्क सतह पर पाए जाने वाले अंगुलीनुमा प्रवर्ध को इंटरडिजिटेशन कहते हैं। और यह संपर्क सतह किसी स्थान विशेष पर बंद हो जाती है, उस बंद होने वाले स्थान को टाइट जंक्शन या जोनुला एडहेरेंस कहते हैं। और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो आधारी झिल्ली या आधारी कला होता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के रूपांतरण। इसके बाद बात करेंगे अपन कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइड नामक वैज्ञानिक ने दिया और इन्होंने बताया कि शरीर, सजीवों का शरीर कोशिका व उसके उत्पादों से मिलकर होता है। लेकिन यह सिद्धांत इस बात को बताने में असमर्थ रहा कि नई कोशिकाओं
का निर्माण कैसे होता है, यह सिद्धांत नहीं बता पाया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत। आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक दिया और इन्होंने बताया कि नई सेल्स का निर्माण पुरानी सेल्स से नई सेल्स बनती है। अर्थात इन्होंने ओमनिस सेलुलर थ्योरी प्रतिपादित की। कार्ल लेगेन और मोहल वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत की कमियों को दूर किया। इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के दौरान अपन यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।